ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी का नाम ड्रग्स कनेक्शन में सामने आया है। नाना पटवारी से ड्रग्स के मामले में पुलिस ने कई घंटे तक पूछताछ की। ड्रग्स सप्लाई के आरोप में अरेस्ट हुए 2 पेडलर्स ने नाना पटवारी का नाम लिया था, जिसके बाद पुलिस ने जीतू पटवारी के भाई को पूछताछ के लिए कई घंटे तक अपने पास रखा। नाना पटवारी को हालांकि छोड़ दिया गया है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि मामले की जांच अभी जारी है और जरूरत पड़ने पर नाना पटवारी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। नाना पटवारी ने इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है। वो हमारी विधानसभा के हैं और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे को पहचानते हैं। पूरा केस पूरी तरह से बनाया गया है। ना मेरा उससे कोई इन्वॉल्वमेंट है उसमें, ना मेरी उनसे इस बारे में कभी बात हुई जिनको पकड़ा है। मुझे पुलिस के द्वारा कल रात को पता चला कि ये आपको इसलिए बुलाया गया। पूरे दिन इन्होंने मेरे को नहीं बताया। जब यहाँ पे थाने पे लाए, जब मैंने पूछा गया इन लड़कों का नाम क्या आप जानते हैं क्या, मैंने कहा जानता हूँ। अच्छा, ये कौन थे दोनों जो आरोपी पकड़ाए थे? ये रोनी और ये दूसरा जो था गोलू। इसके ये गाड़ी धुलती है हमारी, संजय कौशल का वो है सर्विस सेंटर। संजय कौशल ये नर्मदा चौराहे। और जो दूसरे उसके पटाखे की दुकान है सामने। नाना पटवारी की रिहाई के बाद एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें नाना पटवारी अपने कुछ साथियों के साथ नजर आ रहे हैं। तो ये उस वक्त का वीडियो है जब पुलिस नाना पटवारी को लेकर पूछताछ के लिए पहुंची थी और नाना पटवारी उस वक्त ये कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए। तो बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई है नाना पटवारी। दरअसल मध्य प्रदेश पुलिस ने जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को हिरासत में लिया और हिरासत में इसलिए लिया गया क्योंकि 2 ड्रग पेडलर से जब उन्होंने पूछताछ की तो उन्होंने नाना पटवारी का नाम लिया था। कई घंटों की पूछताछ के बाद पुलिस ने नाना पटवारी को छोड़ दिया और आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि फिलहाल के लिए पूछताछ भले ही खत्म हो गई, लेकिन फिर अगर जरूरत पड़ी तो नाना पटवारी को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। नाना पटवारी को ड्रग्स केस में हिरासत में लिया गया था। अपने भाई को हिरासत में लिए जाने पर जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने कहा है कि भाई को हिरासत में लेकर बीजेपी ने सियासी संदेश दिया है। दुर्भावना के तहत मेरे परिवार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हम ना डरेंगे ना झुकेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। बिना पूर्वाग्रह या बिना दुर्भावना या बिना किसी के तरफ ग्रसित हुए देखेगा तो सबको पता चला है कि सरकार का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। किसी भी प्रकार का कहीं दूर दूर तक लेना देना कल के केस से मेरे छोटे भाई का नहीं था। ये आज एक दिन की घटना नहीं हुई है। ये पहले दिन रिवेंज नहीं ले रही है सरकार। पहला मेरे भाइयों पर गलत तरीके से एफआईआर की जिसका आज तक चालान पेश नहीं हुआ। फिर मेरे पिताजी को, मुझे, मेरे परिवार को, हमारे आसपास के लोगों को नोटिस दिया इस बात का कि क्या आपने अवैध कॉलोनी काटी है। मुझे ये घर ये अवैध कॉलोनी में है, ये उनका कहना है। अनुराग अमिताभ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, बेशक इसे जीतू पटवारी कहें कि राजनीति से प्रेरित मामला है, लेकिन 2 ड्रग पेडलर का नाना पटवारी का नाम लेना और फिर उनसे पूछताछ होना, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं जीतू पटवारी के भाई की और उनकी खुद की? देखिए, निश्चित तौर पर कल जो ये हाई वोल्टेज और हाई प्रोफाइल राजनीतिक ड्रामा घटित हुआ, उसके चलते राजनीति गर्मा गई है। दोनों ड्रग पेडलर्स ने साफ तौर पर बताया कि वो उनसे जब्त हुई जो 10.8 ग्राम जो ब्राउन शुगर है वो दरअसल सप्लाई करने जा रहे थे जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी, उनके भाई नाना पटवारी को। सबसे बड़ी बात खुलकर ये आ रही है, कुछ देर पहले ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है संयुक्त रूप से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उनके भाई ने, उसमें नाना पटवारी ने ये स्वीकार किया है, स्वीकारोक्ति है उनकी मीडिया के सामने कि
हाँ वो ड्रग्स लेते थे 3 से 4 साल पहले, लेकिन अब शराब तक नहीं छूते। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया कि जो ड्रग पेडलर पकड़ाए हैं उसके सर्विस सेंटर में उनकी गाड़ी धुलती थी, और वो जो 2 ड्रग पेडलर पकड़ाए हैं वो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनके चुनाव में काम भी करते हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी संलग्नता, उनसे पहचान जरूर बताई है। तो निश्चित तौर पर पुलिस ने जो पूछताछ के आधार पर पकड़ा, ये कनेक्शंस भी तलाशे कि चूंकि वो जो उन्होंने खुद स्वीकारा है वो ड्रग का सेवन करते थे, भले ही अब उनके मुताबिक वो नहीं करते हो, और वो इनसे कहीं ना कहीं चुनाव के जरिए भी परिचित थे। ऐसे में उनका नाम लिया जाना पुलिस की नज़रों में संदेह व्याप्त करता था। इसी की वजह से उन्होंने पूछताछ में उन्हें लिया। क्लीन चिट छोड़ा जरूर है लेकिन नहीं दी, क्योंकि ये कहा है शहर से बाहर नहीं जा सकते। फोन कॉल और सीडीआर की जांच हो रही है। तो एक बड़ा जो राजनीतिक घटनाक्रम कल से लेकर आज तक देखा गया है, और इस वक्त इंडिया टीवी की टीम मौजूद भी कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही है, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, जहां कार्यकर्ता लगातार जुट रहे हैं। कहना उनका यह है कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये कार्रवाई की गई है। हालांकि इंदौर पुलिस ये जो कार्रवाई की है वो निश्चित तौर पर जो ड्रग पेडलर पकड़ाए हैं उन्होंने साफ कहा कि 10.8 जो ये ड्रग पकड़ाया है ये वो देने जा रहे थे उस शख्स को, जिसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्वीकारा कि वो ड्रग जरूर लेते थे, हालांकि अब छोड़ दिया है। तो ये जो कनेक्शंस हैं, ये जो डॉट्स हैं, इन्हें पुलिस जोड़ रही है, और कितनी सत्यता है ये जांच के बाद पता लगेगा, जिसके चलते उन्हें शहर छोड़ने की मनाही की गई है। और अभी फिलहाल अनुराग, आप नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी है। इस मामले के आरोपियों से पूछताछ में नए खुलासे हो रहे हैं। अब पूरे मामले में एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या में चढ़ावा चोरी के आरोपी शेयर बाजार में भी पैसा लगाते थे। इन पैसों को पहले जानकार रिश्तेदारों के अकाउंट में कैश जमा करते थे, फिर उसी पैसों को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराकर शेयर बाजार में लगा देते थे। इस खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपियों के रिश्तेदार और दोस्तों के करीब 2 दर्जन अकाउंट को फ्रीज करवा दिया है। तीनों आरोपी पूछताछ के बाद जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस को शक है कि कुछ लोकल सराफा जो कारोबारी हैं वो भी सोना गलाते थे, चोरी का सोना गलाते थे। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। अब राम मंदिर में व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। राम मंदिर के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने कहा है कि चढ़ावे की काउंटिंग का सारा सिस्टम चेक कर लिया गया है। मंदिर परिसर की सारी व्यवस्थाओं को देखा परखा गया है। जो कमियां थी उन्हें दूर किया गया। अब किसी तरह की गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा अभी चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को वीवीआईपी पास बनाने की जो पावर थी वो उनसे वापस ले ली गई है। इन लोगों के उन मेल आईजीज को भी बंद कर दिया गया है जिसके जरिए वीवीआईपी पास बनाया जाता था। ट्रस्ट के काम के लिए खर्चे की परमिशन ट्रस्ट के नए वर्किंग जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन देंगे। बैंक से पैसे निकालने के लिए कृष्ण मोहन और साथ ही साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट चंदन रॉय के काउंटर साइन जरूरी होंगे। दोनों की ज्वाइंट परमिशन के बगैर ट्रस्ट का कोई भी काम नहीं होगा। चढ़ावे की काउंटिंग में लगा पूरा स्टाफ बदल दिया गया है। स्टेट बैंक अब इन कर्मचारियों को नियमित तौर पर रोटेट कर रहा है। इसके अलावा चढ़ावे की रकम जमा करने के लिए स्टेट बैंक के साथ साथ दूसरे बैंकों में भी खाते खोलने पर विचार हो रहा है। और विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, जिन एसओपीज का पालन पहले किया जाना था वो नहीं हुआ, हालांकि अब जाकर इन एसओपीज का पालन हो रहा है। ये जो बड़े बदलाव अब किए जा रहे हैं, इससे चोरी की इन वारदातों को अब रोका जाएगा। बिल्कुल प्राची, जो कोशिश है न सिर्फ राम मंदिर ट्रस्ट की बल्कि जो एसओपीज पहले पालन नहीं किया जा रहा था, अब उन सारी एसओपीज को न सिर्फ पालन कराया जा रहा है बल्कि उन पे डबल चेक भी रखा जा रहा है। और जो ट्रस्ट के नए महासचिव बने हैं, अंतरिम महासचिव बनी हैं कृष्ण मोहन, उनके साथ मिलकर के न सिर्फ जो मंदिर परिसर के जो सीए हैं बल्कि जो बाकी सदस्य हैं वो भी इस पूरी जो व्यवस्था है उस पूरी व्यवस्था को क्रॉस वेरीफाई न सिर्फ कर रहे हैं बल्कि कुछ इस तरीके से उनका एग्जीक्यूशन किया जा रहा है कि अब चोरी की, गबन
की और चढ़ावा चोरी की जो बात सामने आई थी उसकी संभावनाओं को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके, इसीलिए कई सारे बैरियर्स बनाए गए हैं, कई सारे प्रावधान किए गए हैं। अगर एक चेक पे महासचिव के साइन होते हैं तो उसी चेक पर सीए के साइन भी होना अब बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इसके अलावा जो एसबीआई बैंक है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वहां चढ़ावा की जो रकम पहुंचेगी उसको कुल मिलाकर के चेक किया जाएगा, जमा किया जाएगा और उस पर पूरी तरीके से चेक रखा जाएगा। तो बैंक ने भी जो रोटेशन पॉलिसी है अपने कर्मचारियों की, उस पॉलिसी को भी लागू करना शुरू कर दिया है। और ये माना जाना चाहिए कि जिस तरीके से ट्रस्ट ने प्रोएक्टिवली अब इन सारे इंतजामों को न सिर्फ लागू किया है बल्कि ग्राउंड पे जाकर के एक्टिव भी कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो चिंता है विशाल, जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आई हैं और कुछ अखबारों ने भी इसे छापा है, विशाल इस पर आप थोड़ी रोशनी डालें कि एक चिंता ये जरूर है कि चढ़ावा काफी आ रहा है और वो छोटे नोट में आ रहा है, लेकिन उनकी गणना करने के लिए लोगों की कमी फिलहाल दिखाई दे रही है। तो इस पर क्या आपके पास कोई जानकारी है? देखिए, जो बैंक के लोग हैं, जो ट्रस्ट से संबंधित लोग हैं, जो फिलहाल अभी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, उनका कहना है कि अब व्यवस्था को इस तरीके से फुल प्रूफ कर दिया गया है। भले ही सिक्कों में आए जो चढ़ावा आता है या 10 के नोट में आए, 20 के नोट में आए, 50 में आए, 100 में आए, 200 में आए, 500 में आए। और जैसा कि आपने कहा कि इस समय जो चढ़ावा है वो छोटी डिनोमिनेशंस में ज़्यादा आ रहा है, तो ट्रस्ट ने बिल्कुल बैंक से बातचीत कर रखी है, उन लोगों की व्यवस्था कर रखी है जो दरअसल इसके लिए दक्ष माने जाते हैं, इसके लिए पारंगत माने जाते हैं। तो बैंक ने भी अपनी तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ कर लिया है, सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर लिया है, ट्रस्ट ने सारी चीजों को वेरीफाई कर लिया है। भले ही सिक्कों के तौर पर चढ़ावा आए या फिर छोटे डिनोमिनेशंस के तौर पर आए, लेकिन जो संख्या है कर्मचारियों को उसके हिसाब से न सिर्फ बढ़ा लिया जा रहा है बल्कि रोटेशन में भी रखा जा रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी न सिर्फ चीजों को रोका जा सके पूरी तरीके से, बल्कि किसी भी डिनोमिनेशंस में चढ़ावा आता है तो उसको चेक करके बैंक को सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। ऐसी व्यवस्थाएं फिलहाल लागू की गई है राम मंदिर परिसर में। बिल्कुल, अब अव्यवस्था ना हो इसके लिए पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं और अब जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी ठीक तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। आधे हिंदुस्तान में इस वक्त त्राही त्राही है, पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है। नदी, नाले, दुकान, मकान सब कुछ पानी पानी हो रहे हैं। आधे हिंदुस्तान में बाढ़, बारिश भयंकर तबाही लेकर आई है। बाढ़ और बारिश के चलते यूपी में पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हुई है। देश के 13 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के चलते गंगा उफान पर है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और केरल में कुदरत ने जमकर तबाही मचाई है। लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में पहले ही बारिश ने सिस्टम के पोल खोलकर रख दी। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश और केरल में बारिश और लैंडस्लाइड से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। तो वहीं गुजरात के कई जिले पानी पानी हैं। एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले यूपी की तस्वीर आपके सामने, जहां बारिश जानलेवा साबित हो रही है। तो आपको अभी मैं बड़ी खबर दे दें जो कि यूपी के गाजियाबाद से आ रही है, जहां जलभराव में एक मासूम की जिंदगी चली गई। बारिश के पानी में डूबकर 3 साल की बच्ची पल्लवी की मौत हो गई। बच्ची जैसे ही घर से निकली तो फिसलकर नाली में गिर गई, जिससे बच्ची की डूबकर मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना सर्वोदय नगर की है, जहां पहली ही बारिश ने सिस्टम की पोल खोल दी। बारिश के बाद गली में पानी भर गया था। बच्ची घर के बाहर निकली और नाली में गिर गई। बच्ची को घरवाले अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बच्ची की सांसें थम चुकी थी। बच्ची की मौत के बाद लोग भड़क गए, हाईवे जाम करने पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और परिवार वालों को आश्वासन दिया कि जो उनकी मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। बच्ची जो लगभग 3 साल की थी, उसका डूबने से मौत हो गई। इसके बाद परिवारजनों में आक्रोश था, जिसके तहत वो जो भी कार्रवाई चाहते हैं उसे पुलिस द्वारा और करवाया जाएगा और संबंधित विभाग द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करवाई जाएगी। घर के बाहर पानी भरा था और अभी हम लोग स्थलीय निरीक्षण करके और जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो करवाएंगे। गाजियाबाद से ही एक और दर्दनाक तस्वीर आपको दिखाते हैं। इंदिरापुरम में पार्क के पास जल भराव में करंट उतरने के कारण एक युवक की जान चली गई। 28 साल का सिक्योरिटी गार्ड बबलू एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर तैनात था। वो सड़क पार कर पार्क के पास से गुजर रहा था। जैसे ही वो पानी के संपर्क में आया, उसे जोरदार करंट लगा और मौके पर ही वो गिर पड़ा। लोगों ने बचाने की कोशिश की,
लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। तो तस्वीर आपके सामने है। जितनी बारिश हुई, बारिश के बाद जल भराव की समस्या तो थी ही, लेकिन अगर उसमें करंट भी दौड़ने लगे तो लोगों की जान पर बनाने की स्थिति होती है। अब इसी तस्वीर को आप देखिए, ये जो नीली टी शर्ट में व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इसका नाम बबलू है और ये धीरे धीरे सड़क को पार करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही इसने कुछ कदम और आगे बढ़ाया, ये पानी के संपर्क में आया। पानी के अंदर ट्रांसफार्मर से करंट फैल रहा था और इसकी वहीं ऑन स्पॉट डेथ हो गई। गाजियाबाद में पहली ही बारिश ने सरकारी तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। 3 साल की बच्ची की डूबकर मौत हो गई, युवक की करंट लगने से मौत हो गई, तो वहीं सड़क धंसने से कार और स्कूटी गड्ढे में समा गई। गनीमत ये रही कि उसमें कोई सवार नहीं था। लापरवाही ऐसी ही कि जगह जगह बिजली के तार खुले पड़े हैं, जगह जगह खुले मेनहोल हादसों का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में सड़क पर निकलिए तो अपने रिस्क पर, क्योंकि सिस्टम तो सो रहा है, सिस्टम तो पूरी तरीके से नकारा हो गया है। 2 लोगों की जान गाजियाबाद में जा चुकी है और देखिए, अगर इस गाड़ी में, स्कूटी में कोई सवार होता तो इनकी भी जान पर बनाती। सड़क पूरी तरीके से धंस चुकी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा हुआ। बारिश के चलते मस्जिद की दीवार गिर गई। हादसे में 3 लोगों की जान जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि तेज बारिश के चलते अचानक मस्जिद की दीवार भरभरा कर गिर गई। मलबे में 6 लोगों के दबने की खबर भी आई। 3 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और अब अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के समयपुर बादली में एक 8 साल के बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई है। बारिश के बाद प्लॉट में पानी भर गया था, जिसमें बच्चा गिर गया, जिससे उसकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बाद इलाके में जलभराव हो गया था। बच्चा शौच के लिए बाहर गया हुआ था, इसी दौरान वो पानी में गिर गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित किया। इस हादसे के बाद से बच्चे के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। 8 साल का एक बच्चा था, साथ में एक और था उसका, मतलब चाचा का ही लड़का था। दोनों शौचालय करने के लिए गए थे, लेकिन टॉयलेट में ना जाके खुले में ट्रांसपोर्ट नगर में चले गए थे। और कल रात से ही बारिश हो रही है, हर जगह पानी भरा हुआ था। एक ऊंची जगह पर बैठ के ये शौचालय कर रहे थे और पता नहीं कैसे एक बच्चा उसमें से गिर गया। और गिरने के बाद दूसरा बच्चा डर के आके घर पे आ गया, उसने बताया नहीं। सुबह से बच्चे को ढूंढ रहे थे, 2-2.5 घंटे बाद बच्चा वहाँ पे मिला, उसको निकाल के लाया और बच्चे को कहीं ले जाते, इससे पहले बच्चा एक्सपायर हो गया।